गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के प्रोसीजर के बारे में कि पार्लियामेंट का क्या प्रोसीजर होता है। इसके अलावा हमने मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर बना था कि कोई भी जो बिल होता है वो किस तरह से एक कानून बनता है, उसका हमने बारे में पढ़ा था कि जिसमें हमने फर्स्ट रीडिंग के रिगार्डिंग पढ़ा था, फिर उसका डिस्कशन होता है, फिर सेकेंड रीडिंग होती है, उसके बाद एक कमेटी रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद फिर उसका थर्ड रीडिंग होती है और उसके बाद एक हाउस से पास होकर वो सेकंड हाउस के पास जाता है। और जो सेकंड हाउस होता है उसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और वहाँ से पास होने के बाद फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो ये उसका प्रोसीजर था। और मनी बिल के रिगार्डिंग सारी पावर्स जो होती हैं वो लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होती। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है और कैसे उसको नियुक्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करते हैं लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का जो आप कह सकते हो कि उसका हेड होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग देखिए द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि उसकी मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करता है, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो होता है स्पीकर। उसे स्पीकर कहा जाता है लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर देमसेल्फ बाय मेजोरिटी ऑफ वोट। और स्पीकर उन्हीं में से चुना जाता है जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसी का एक मेंबर वहाँ का स्पीकर चुना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इवन प्रोवाइड्स फॉर ए डेप्टी स्पीकर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने डेप्टी स्पीकर के लिए भी कहा है जो कि उसकी एब्सेंस में, स्पीकर की एब्सेंस में उसका जो भी काम होता है उसको देखता है। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। अब देखिए फंक्शंस, उसके काम क्या होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस कि हाउस की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंडक्ट कराता है उसको। ही डिसाइड्स हु शैल हैव द फ्लोर कि वही डिसाइड करता है कि कौन फ्लोर पे, कहने का मतलब बोलने का, कौन कौन बोलेगा, पहले कौन बोलेगा बाद में कौन बोलेगा, तो ये वही डिसाइड करता है। ऑल स्पीचेज आर एड्रेस टू द चेयर और जितनी भी वहाँ पर स्पीचेज होती हैं वो सारी उसी को एड्रेस की जाती हैं, स्पीकर को एड्रेस की जाती हैं। ही डिसाइड्स ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ ए मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है वही डिसाइड करता है कब एडजॉर्नमेंट मोशन स्टार्ट होगा। ऑल द बिल पास बाय द लोकसभा आर ऑथेंटिकेटेड बाय हिज सिग्नेचर बिफोर गोइंग टू द राज्यसभा कि जैसे हमने पढ़ा था कि एक बिल से, एक हाउस से बिल पास होकर सेकंड हाउस में जाता है, तो उस हाउस से वो पास तभी माना जाता है जब उस पर उसके सिग्नेचर हो जाए। यानी कि जब स्पीकर उस पर बिल पर अपने सिग्नेचर कर देता है तो इसका मतलब ये यहाँ से पास हो चुका है, देन वो सेकंड हाउस में जाता है। फोर्थ देखिए, ही इंटरप्रेट्स वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल कि वही ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल है। He preserve order in the house. He can even use marshals to maintain decorum in the house. कि प्रिजर्व करता है ऑर्डर, वहाँ पे एक संतुलन बना के रखता है, आप कह सकते हो। इसके अलावा मार्शल्स होते हैं यानी कि जस्ट लाइक बॉडीगार्ड्स कि उसमें डिकोरम, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वो मार्शल्स वगैरह का यूज़ करता है। ही इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज़ ऑफ द हाउसेज लाइक रूल्स कमेटी। कुछ कमेटीज़ का चेयरमैन भी होता है वो, जैसे रूल्स कमेटी हो जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं उस कमेटी का चेयरमैन भी होता है। ही प्रेसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और देखिए पार्लियामेंट की जब भी दोनों हाउसेज की एक साथ जॉइंट मीटिंग होती है या तो प्रेसिडेंट करता है या जनरली जो लोकसभा स्पीकर होता है वही दोनों हाउसेज की एक साथ मीटिंग लेता है। ही कास्ट हिज वोट इन केस ऑफ ए टाई इन लोकसभा कि लोकसभा में किसी इशू पर टाई हो जाता है, मीन्स दोनों तरफ से इक्वल वोट्स पड़ी है, तो वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है और जिसकी फेवर में देगा वहाँ से वो बिल पास माना जाएगा। ओके, तो ये लोकसभा स्पीकर के फंक्शन थे। इसके बाद आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, देखिए द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड ए डिप्टी चेयरमैन कि राज्यसभा में एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइल द डिप्टी चेयरपर्सन, और डिप्टी जो होता है उन्हीं मेंबर्स में से, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी को अपॉइंट कर लिया जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा
एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिकोरम एंड डिसिप्लिन इन द हाउस, कि वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का, डेप्टी जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, इसके अलावा वो वहाँ पर डिकोरम मीन जैसे लोकसभा स्पीकर का जो काम होता है वही काम वाइस प्रेसिडेंट का होता है, कि वो वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करता है, कोई भी इस तरह का आप कह सकते हो कि वहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो, तो ये काम उसका होता है। ओके, ये था। अब इसके बाद आता है कमेटी सिस्टम इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज़ होती है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट आती है, कमेटी स्टेज। तो यहाँ पर अलग अलग कुछ कमेटीज़ दिखाई गई हैं। देखिए, सबसे पहले आता है द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ ए कमेटी सिस्टम विच हेल्प इन एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को एक एफिशिएंट वे में काम करने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जाती है। अब उसमें क्या आती है, सबसे पहले आती है स्टैंडिंग कमेटी। देखिए स्टैंडिंग कमेटी में क्या है, स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 15 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, यानी कि 45 मेंबर्स, 30 मेंबर्स जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें लोकसभा से आते हैं और 15 मेंबर्स जो आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स पर्टेनिंग टू कंसर्न मिनिस्टर एंड टू रिपोर्ट देयर अपॉन, कि इस कमेटी का काम क्या है कि जो बिल्स वगैरह होते हैं उनको एग्जामिन करना, कि किस किस मिनिस्टर के पास गए हैं, उनसे फिर रिपोर्ट लेना उनके ऊपर कि भाई आपने इस पर क्या काम किया, क्या इसकी रिपोर्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच कमेटी इंक्लूड कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कमेटी, की एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी वो होते हैं, आपने पॉलिसीज़ बनाई है उन पर जो भी रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। ऐसे ही कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो ये होती है स्टैंडिंग कमेटी। इसके बाद है 3 फाइनेंशियल कमेटी। द 3 फाइनेंशियल कमेटीज आर पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टिमेट कमेटी डील विद मॉनेटरी मैटर्स, कि फाइनेंस से रिगार्डिंग जो भी होते हैं उन सभी पर ये अपनी रिपोर्ट लेती है, उन सभी के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि काम करती है। और इसमें जनरली फाइनेंशियल में जैसे हमने पढ़ा भी था कि लोकसभा के ही मिनिस्टर्स होते हैं। अडॉक कमेटी आर सेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अडॉक कमेटी टाइम जब ज़रूरत हो तभी इस तरह की कमेटीज़ को बना दिया जाता है, और पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए, जैसे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। बफोर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बफोर्स तो वो का एक घोटाला हुआ था, उसके रिगार्डिंग एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कि जिसमें दोनों हाउसेज के मेंबर्स शामिल होते हैं। ये अडॉक कमेटी थी। तो 3 तरह की कमेटीज़ थी, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटीज़ 3, और एक था एडहॉक कमेटी। इसके बाद आता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। अब उसका उनके ऊपर कंट्रोल किस तरीके से रखती है, जैसे हमने उसमें पढ़ा भी था, क्वेश्चन आ रहा होता है, क्वेश्चंस पूछकर, डिबेट कर कर, तो इसके रिगार्डिंग है कि पार्लियामेंट्री जो है वो कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है। देखिए, इन ए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इंजॉयज पावर्स टिल द टाइम ही हैज़ मेजोरिटी इन द लोकसभा, कि एग्जीक्यूटिव तब तक अपनी पावर का यूज़ करते हैं जब तक कि उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी हो। इट गिव्स हिम एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर एंड इफ़ ही हैज़ मेजोरिटी सच ए सिचुएशन लीड टू डिक्टेटरशिप। देखिए, वो उस समय तक जब तक मेजोरिटी है जब तक अपनी पावर्स का अनलिमिटेड यूज़ करती है, ठीक है। और अगर जैसे उनके पास पूरी तरह से वो है आपके पास मेजोरिटी, तो जस्ट लाइक वो आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप हो जाती है। इन सच ए केसेस द पार्लियामेंट, लेकिन ऐसे केसेस में पार्लियामेंट जो है उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है। अब कई तरीके हैं जिससे कि पार्लियामेंट उनके ऊपर कंट्रोल रखती है, कि ये देखिए पार्लियामेंट की वो इफेक्टिव तरीके से काम करे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर फॉर वट ए मेंबर मे हैव स्पोकन इन द लेजिस्लेचर, कि किसी भी मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता कि भाई उसने लेजिस्लेचर में क्या बोला है। अब ये जो होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, कि पार्लियामेंट का सदस्य होता है उस चीज़ का उसे बेनिफिट होता है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो जनरली इस तरह के मैटर्स के ऊपर डिस्कस करता है, वो बात करता है, वही डिसाइड करता है कि भाई आप ठीक है या गलत है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, द लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल, कि वो उस पर कई तरीके से कंट्रोल रखता है। सबसे पहले डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, बहस कर कर, डिस्कशन कर कर, ठीक है। इसके बाद द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ड्यूरिंग पॉलिसी रिजोल्यूशन एंड बिल्स, कि लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, कोई भी बिल वगैरह, कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह है उसके रिगार्डिंग वो बहस करे, उन पर डिस्कस करे, डिबेट करे। देखिए, इसमें कौन कौन सी जर्नल डिस्कशन आता है, एक तो नॉर्मल डिस्कशन, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि
एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर पार्लियामेंट अपना कंट्रोल रखती है। क्वेश्चन आर इज परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट, और क्वेश्चन आर इसमें एक सबसे आप कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बेसिस पर वो उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। मैक्सिमम अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाती है कि भाई आप कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं। एज दिस क्वेश्चन एम टू एलिक्ट कि इनके इन्फॉर्मेशन जैसे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग के रिगार्डिंग, इट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ जो अपोजिशन पार्टीज को, उन्हें अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स का आप कह सकते हो प्रेजेंट द प्रॉब्लम, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो जीते हैं क्या क्या इश्यूज़ है वहाँ के, ठीक है। और जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती है, वॉकआउट होता है, मीन्स वो हाउस को छोड़कर चले जाते, तो ये सभी तरीके, ये तरीका है जिसके ऊपर कि वो डिबेट और डिस्कशन, जिसके ऊपर कि वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। सेकंड आता है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉ। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। ए गवर्नमेंट विच हैज़ ए मेजोरिटी इन पार्लियामेंट मे नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे पार्लियामेंट से पास कराना होता है। अब देखो, अगर कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में है तो उसे कोई इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है पास कराने में, लेकिन जो गवर्नमेंट्स माइनॉरिटी में होती है, यानी कि दूसरों की हेल्प से जो गवर्नमेंट बनी हुई है, कोलिशन गवर्नमेंट, उन गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। देखिए, सच अप्रूवल्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड विद द अराइवल ऑफ कोलिशन। देखो, कोलिशन पॉलिटिक्स, एक्टिंग, बार्गेनिंग एंड negotiations take place between the ruling coalition and opposition. If a government enjoy majority, कि अगर देखो किसी को लोकसभा में मेजोरिटी है लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो दूसरा हाउस उसे पास नहीं करेगा। तो कहने का यहाँ पर देखो, एक एनडीए गवर्नमेंट थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, ये बीजेपी की एक गवर्नमेंट थी, बीजेपी का अलायंस था, उन्हें दूसरे हाउस में मेजोरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके कई केसेस, एक ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है, वो पास नहीं हो पाया। तो उनके ऊपर कंट्रोल करने का तरीका ये है कि उन्हें दोनों हाउस से कोई भी कानून वगैरह बनाने के लिए पास कराना होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसे के रिगार्डिंग, बजट जो होता है, बजट और फाइनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल, कि एक उसका सबसे मेन आप कह सकते हो पावरफुल हथियार है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए बजट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, बजट को बनाना और उसको पास कराना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि हार्ड होता है। अब अगर आपके पास मेजोरिटी में गवर्नमेंट तो आप इजीली उसे पास करा लेंगे, लेकिन अब आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आपको इसे पास कराना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो उस समय ये पास होना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास वो नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये देखिए, दो बजट इज सेल्डम रिजेक्टेड सिंस गवर्नमेंट इंजॉय मेजोरिटी। देखो, मेजोरिटी में होती है तो उसे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ठीक है, और अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है तब उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है। इसके अलावा पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि जो भी पैसा खर्च किया गया है उसके रिगार्डिंग उस पर अपनी ऑडिट करा सकती है, कि आप उस पर ये कर सकते हो कि ये पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, तो उन पर वो सारा एक कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट के ऊपर। कि देखो, कोई भी पैसा सरकार जब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि वो पार्लियामेंट से पास ना हो। पार्लियामेंट जब सैंक्शन कर देती कि ये पैसा यहाँ पर खर्च करना है, तभी मिनिस्टर्स उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन वही है कि अपोजिशन पार्टी ये कह सकती है कि भाई इस समय गवर्नमेंट है इसके पास मेजोरिटी नहीं है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाती है कि भाई इनके पास मेजोरिटी नहीं है। फिर पार्लियामेंट का स्पीकर जो होता है, उस लोकसभा का स्पीकर, वो कहता है कि आप मेजोरिटी प्रूव करो। अगर मेजोरिटी प्रूव कर देते हैं तो वो सरकार कंटिन्यू रहती है, और अगर उनके पास मेंबर्स नहीं होते हैं तो उन्हें रिज़ाइन देना पड़ता है। देखिए, 1998 का यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रखा है। एनडीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री थे। अब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। अब वो केवल एक वोट से पीछे रह गए, यानी कि एक उनकी मेजोरिटी में एक वोट की कमी थी और एक वोट के कारण ही उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा था। तो ये तरीके हैं जिसके बेसिस पर कि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है। तो इसमें हमने 4 पढ़े, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक फाइनेंशियल कंट्रोल, इसके अलावा अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉ, एंड डेलिब्रेशन एंड
discussion. Okay, students? Thank you.